प्यारे दोस्तों, राजस्थान के एक शहर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है राजेश। राजेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और राजेश के पिताजी एक जगह मजदूरी का काम करते हैं और राजेश की माताजी एक अस्पताल में सफाई का काम करती है। दोस्तों, राजेश बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। राजेश फालतू बातों और आवारा गर्दी में इधर उधर बहुत ज्यादा घूमता रहता था, जिस वजह से राजेश के माता पिता राजेश को रोजाना डांटते थे और उसे समझाते थे। लेकिन राजेश अपने माता पिता की बात नहीं मानता था, अपने माता पिता के जज्बातों को नहीं समझता था। राजेश बचपन से ही गलत संगति में पड़ा हुआ था, जिस वजह से ना तो वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाता और ना ही अपने माता पिता पर। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब राजेश के पिताजी शहर से वापस घर की ओर आ रहे थे, तब राजेश के पिताजी ने राजेश को ताश पत्ती खेलते हुए देख लिया था। लेकिन राजेश के पिताजी ने राजेश को उस वक्त कुछ नहीं कहा। जब राजेश घर आया तो राजेश के पिताजी ने पूछा कि बेटा, तुम कहाँ थे? तो राजेश बोला, पिताजी, मैं स्कूल गया था। पिताजी को पता था कि राजेश झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी राजेश के पिताजी ने राजेश को कहा कि सच बताओ, तुम कहाँ थे? तो राजेश फिर से बोला कि पिताजी, सच में मेरा यकीन मानो, मैं स्कूल था। अब राजेश के पिताजी ने जब यह झूठ सुना तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। रजीत के पिताजी अपने मन में सोच रहे थे कि क्या मैंने अपने बेटे को यह संस्कार दिए हैं कि वह अपने बाप से ही झूठ बोले। राजेश उस वक्त सिर्फ 15 साल का था और वह कक्षा 9वीं में पढ़ता था। दोस्तों, फिर राजेश के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम सच बोलो, मुझे पता है तुम स्कूल नहीं गए थे। तुम स्कूल के पीछे वाले मैदान में अपने कुछ दोस्तों के साथ ताश पत्ती खेल रहे थे। मैंने सब देख लिया, लेकिन उस वक्त वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के सामने मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था। तब राजेश अपने पिताजी से माफी मांगता है और बोलता है कि पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं स्कूल नहीं गया था। मैं स्कूल के पीछे वाले मैदान में अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ती खेल रहा था। तब राजेश के पिताजी राजेश को बहुत समझाते हैं और राजेश समझ जाता है और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। राजेश के पिताजी कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत और मजदूरी करके तुझे पढ़ा रहा हूं और तुझे बिल्कुल भी मेरे पैसों की कद्र नहीं है, मेरी मेहनत की कद्र नहीं है। तू क्यों ऐसे काम करता है? तुझे आखिर किस चीज की कमी है? तू जो चीज मांगता है हम तुझे वह सब चीज लाकर देते हैं, फिर भी तू ऐसे कम क्यों कर रहा है? तब राजेश के पास वापस से बोलने का कुछ जवाब नहीं होता है। राजेश लगातार अपने पिताजी से माफी मांगता है कि पिताजी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं यह सब काम नहीं करूंगा। कुछ दिन होते हैं और राजेश फिर से उस मैदान में जाता है और वहां पर फिर से वही ताश पत्ती खेलकर अपने पिताजी के द्वारा दी हुई फीस के पैसे उड़ा देता है। जब रजीत के पिताजी के पास स्कूल से फीस का नोटिस आता है, तब राजेश के पिताजी पुनः चौंक जाते हैं कि मैंने अभी तो राजेश को फीस के पैसे दिए थे, फिर राजेश ने वह सब पैसे कहां खर्च कर दिए। जब राजेश स्कूल से वापस आता है तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें फीस के पैसे दिए थे, वह तुमने कहां खर्च किए? तो राजेश फिर से झूठ बोलता है। राजेश बोलता है कि पापा, उन पैसों से तो मैंने फीस जमा करवा दी है, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि जब तुमने फीस जमा करवा दी है तो तुम्हारे स्कूल से मुझे फीस जमा करवाने का नोटिस वापस क्यों आया है? तो रंजीत बोलता है कि पिताजी, शायद उन्हें गलती से भेज दिया होगा। रजीत के पिताजी अगले दिन स्कूल जाते हैं और स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करते हैं। तब स्कूल के प्रधानाचार्य बताते हैं कि मुझे तो राजेश ने अभी तक फीस लाकर नहीं दी और राजेश लगभग 1 सप्ताह से स्कूल भी नहीं आ रहा है। तब पिताजी का दिमाग भी वापस घूम जाता है कि आखिर राजेश कर क्या रहा है और वह करना क्या चाहता है। दूसरे दिन जब रजीत स्कूल के लिए निकलता है तो उसके पिताजी राजेश का पीछा करते हैं और देखते हैं कि राजेश कहाँ जा रहा है। जीत उसी मैदान में जा रहा था जिस मैदान में राजेश ताश पत्ती खेलता था। उसके पिताजी राजेश को मैदान से पकड़कर घर लाते हैं और उसके बाद बहुत मारते हैं और राजेश को समझाते हैं कि आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है, ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देता है। तब राजेश बोलता है कि पिताजी, मुझे इस चीज की आदत लग गई है और मुझे ये सब चीज अब नहीं छूटेगा। फिर रंजीत के पिताजी को गुस्सा आता है और राजेश के पिताजी रंजीत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं।
और वो बोलते हैं कि आज के बाद अगर तू इस घर की दहलीज पर चढ़ा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आज के बाद इस घर की दहलीज पर मत पड़ना। तो राजेश की मां बोलती है कि आप यह क्या बोल रहे हो? वह हमारा इकलौता बेटा है, हमें बुढ़ापे में संभालने वाला वही होगा। तुम इसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तो राजेश के पिताजी बोलते हैं कि हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसों का दुरुपयोग करें, अपने माँ बाप के सपने, अपने माँ बाप की उम्मीदों को वह तोड़े। तो राजेश अपने माता और पिता दोनों से बहुत माफी मांगता है, लेकिन फिर भी राजेश के पिताजी राजेश को माफ नहीं करते हैं। राजेश अपने द्वारा उठाए जा रहे गलत कदमों के कारण घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। जब राजेश दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है, अब चूंकि राजेश सिर्फ 15 साल का था और राजेश भीलवाड़ा के एक अनाथ आश्रम में आकर रहने लगता है। जब अनाथ आश्रम में राजेश के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तब राजेश सोचता है कि मैं ऐसे अपने जीवन को नहीं गुजार पाऊंगा। राजेश अब बहुत ही पछताता है कि काश मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता तो आज मुझे यह सब दिन नहीं देखना पड़ता। राजेश बहुत रोता है क्योंकि राजेश के ऊपर अनाथ आश्रम में बहुत अत्याचार हो रहा था। कभी वहां के जो मैनेजर रहते थे वह राजेश को मारते थे, कभी वहां के बड़े बच्चे जो रहते थे वह राजेश को मारते थे। फिर रजीत सोचता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह मैं अपना जीवन नहीं जी सकता हूं। अब चूंकि राजेश के पास पढ़ाई करने के अलावा और कुछ चारा भी नहीं था, क्योंकि राजेश को यह तो पता था कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक मुझे मेरे जीवन में अब मेरे पछतावे पर किए हुए का फल नहीं मिलेगा, तब तक मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर राजेश अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगता है। राजेश 10वीं कक्षा में पूरे अनाथ आश्रम में प्रथम लाता है। प्रथम आने पर राजेश को अनाथ आश्रम के सभी बच्चे अच्छे से देखने लगे थे और सब उसको अपना दोस्त मानने लगे। उसके बाद राजेश जब 11वीं कक्षा में जाता है तब भी राजेश पढ़ने में बहुत अच्छा बनता है। राजेश बहुत मेहनत करता है क्योंकि रजीत ने बचपन से पढ़ाई बहुत कम की थी और वह हमेशा से गलत लोगों के साथ गलत संगति का शिकार था। फिर जब राजेश की 11वीं का रिजल्ट आता है तो राजेश उसमें भी उत्तीर्ण होता है। उसके बाद रंजीत कक्षा 12वीं की पढ़ाई करता है, लेकिन जब कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने जाता है और वह एग्जाम देने जाता है तब परीक्षा हाल में उसके साथ कुछ कक्षा अध्यापक ने गलत व्यवहार किया था क्योंकि राजेश अनाथ था। इसके लिए परीक्षा हाल में उपस्थित जो टीचर थे उन्होंने राजेश को कक्षा में नहीं बैठने दिया और राजेश की परीक्षा की कॉपी छीन ली। और उसका कारण यह था कि राजेश अनाथ था और छोटी जाति का था। इसीलिए राजेश को बोला गया कि तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम्हें नीचे बैठकर परीक्षा देना पड़ेगी। जब राजेश के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ और उसने जब अनाथ आश्रम के प्रधानाचार्य को आकर बताया तो वह बोले कि बेटा, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे लोग हैं कि अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी इस आवाज उठाने की वजह से कहीं वह तुम्हारी परीक्षा में उपस्थित न होने दे और तुम्हें परीक्षा में फेल कर दे। तब यह सोचकर राजेश बहुत रोने लगता है। फिर राजेश सोचता है कि मुझे अब बदला लेना पड़ेगा मेरे अपमान का। तब राजेश यूपीएसएससी की तैयारी करने लग जाता है क्योंकि राजेश को प्रधानाचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें वर्षों से चली आ रही इस प्रथा को रोकना है तो तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्योंकि राजेश तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे न जाने कितने बच्चे हैं इस देश में जिनके साथ अनाथ और छोटी जाति होने का भेदभाव किया जाता है। फिर राजेश को समझ आ जाता है और राजेश उस प्रधानाचार्य के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है और राजेश कई वर्षों तक कलेक्टर बनने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है और एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। रंजीत को पता होता है कि इन सभी कार्यों की देखरेख कलेक्टर करता है, इसलिए राजेश भी बहुत कठिन संघर्षों के बाद एक दिन कलेक्टर बन जाता है। जब राजेश कलेक्टर बनने के बाद उस स्कूल में जाता है और उस स्कूल में जिस कक्षा अध्यापक ने रजीत के साथ बुरा बर्ताव किया था उसे राजेश निलंबित करवा देता है। उसके बाद राजेश शहर की देखरेख करता है, व्यवस्था करता है और राजेश वापस उस अनाथ आश्रम में जाता है जिस अनाथ आश्रम से वह निकला था। राजेश अनाथ आश्रम में जाकर अनाथ आश्रम के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति से मिलता है, उनके चरण छूता है और अनाथ आश्रम का जो मुख्य आदमी था वह भी राजेश को देखकर बहुत खुश होता है।
राजेश की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जब राजेश का बुरा समय चल रहा था, जब राजेश के माँ बाप ने राजेश को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, तब उस स्थिति में जिसने उसे संभाला था वह केवल वही व्यक्ति था, अनाथ आश्रम का मुख्य आदमी, जो पूरे अनाथ आश्रम को देखता था। फिर एक दिन रजीत का तबादला राजस्थान के जोधपुर शहर में होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राजेश के माता पिता उदयपुर में रहते हैं। राजेश का तबादला जोधपुर में हुआ था और राजेश कुछ काम से उस वक्त जोधपुर से उदयपुर आया था। उदयपुर आकर जब वह अपने माँ बाप के घर पहुंचा तो उसके माँ बाप घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि बेटा, वह तो लगभग 5 साल पहले ही यह घर बेचकर कहीं चले गए हैं। हमें नहीं पता वह कहाँ गए। तब राजेश लगाता है कि आखिर इस घर को खरीदा किसने। तब वह घर के मालिक के पास जाता है और पूछता है कि यह घर तुमने जिस व्यक्ति से खरीदा है, क्या तुम्हें पता है कि वह व्यक्ति अभी कहाँ है? तो मकान मालिक बोलता है कि सर, हमें तो नहीं पता। इस घर के पुराने मालिक कहाँ गए? हमने तो यह घर 5 साल पहले ही खरीद लिया था। उसके बाद ना तो हमें इस घर के मालिक दिखे और ना ही इस घर की मालकिन देखी। फिर राजेश उदयपुर शहर में जो वृद्ध आश्रम रहते हैं वहां जा जाकर देखता है, क्योंकि राजेश को अंदाजा होता है कि जब माता पिता के आगे पीछे कोई नहीं था, माता पिता अकेले थे, तो वह वृद्ध आश्रम के अलावा और कहीं नहीं जा सकते हैं। रंजीत थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उदयपुर शहर के हर एक वृद्ध आश्रम में जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे उसके माता पिता नहीं मिलते। राजेश बहुत ढूंढता है, लेकिन रंजीत लगभग 1 सप्ताह तक अपने माता पिता की खोज उदयपुर में करता है, लेकिन उसे अपने माता पिता नहीं मिलते। जब राजेश उदयपुर से वापस अपनी कार में बैठकर जोधपुर के लिए जा रहा होता है, तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो जूते की पॉलिश कर रहा होता है। क्योंकि रंजीत अपने पिताजी को पहचान लेता है और वह अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर 2 मिनट गाड़ी रोको, मैं अभी आया। जब राजेश जाता है और वह बोलता है कि मुझे आपने पहचाना, तो राजेश के पिताजी बोलते हैं कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम यहां क्या लेने आए हो? तब राजेश बोलता है कि पिताजी, मैं तुम्हारा वही नालायक बेटा हूं जिसको तुमने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। यह सुनते ही राजेश के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजेश के पिताजी राजेश को कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मां सही कहती थी, हमारे बुढ़ापे का इकलौता तू ही सहारा था और मैंने भी तेरी कद्र नहीं की। तुझे तेरी छोटी सी गलती पर समझाने की बजाय धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, तेरा अपमान किया था। राजेश के पिताजी राजेश के पैर पकड़कर बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने ऐसा किया। तब राजेश अपने पिताजी को उठाकर गले से लगा ले देता है और राजेश बोलता है कि पिताजी, आप मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने मुझे बहुत समझाया, बहुत डांटा, फिर भी मैंने कभी आपकी बातों को नहीं समझा। मैंने हमेशा आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, आपके कमाए हुए पैसे उड़ाए। तब राजेश अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, आप यहां क्या कर रहे हो और आपकी यह हालत कैसे हुई? तब राजेश के पिताजी बताते हैं कि बेटा, जब मैंने तुझे घर से निकाला था, उसके 3 साल बाद मेरी नौकरी भी चली गई। फैक्ट्री में लग गई थी, जिससे वहां जितने भी कर्मचारी थे वह सभी नौकरी से निकाले गए। सभी बेघर हो गए क्योंकि हमारे पास और कुछ चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपना घर बेचकर मैं और तेरी मां, हम दोनों एक किराए के मकान में एक झोपड़ी में रहने लगे। किराए की जो झोपड़ी थी वह भी कुछ दिन के बाद हमसे छीन ली गई। उसके बाद हम फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन गुजार रहे थे। तब रजीत पूछता है कि पिताजी, मां कहाँ हैं? अम्मा आपके साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी मां का तो देहांत हो गया है। इस बात को सुनकर राजेश फूट फूट कर रोने लगता है। फिर राजेश के पिता बताते हैं कि तुम्हारी मां को कैंसर हो गया था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारी मां का इलाज करवा सकूं। मैंने जितना हो सका उतना इलाज करवाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मां को नहीं बचा पाया। मैं अपने जीवन का एक सबसे बड़ी ढहा असफल इंसान हूं, जिसने ना तो अपने बेटे को संभाल पाया और ना ही अपनी पत्नी को संभाल पाया। यह कहकर राजेश के पिताजी फूट फूट कर रोते हैं। फिर रंजीत कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी जी, अब मैं आ गया हूं, चलो मेरे साथ जोधपुर, वहां का मैं कलेक्टर हूं। जोधपुर शहर में लोग मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, क्योंकि पिताजी मैं उस शहर का कलेक्टर बन गया हूं और उसके बाद सब कुछ मेरे अनुसार ही उस शहर में काम होता है।
यह सुनकर राजेश के पिताजी रोने लगते हैं कि बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में कलेक्टर बन गए हो? तो राजेश बोलता है कि हाँ पिताजी, आपने सही सुना, मैं जोधपुर शहर का कलेक्टर हूं। तब राजेश के पिताजी बहुत रोते हैं। राजेश पिताजी से बोलता है कि पिताजी रोना बंद कीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक नया जीवन दूंगा। तब राजेश अपने पिताजी को लेकर जोधपुर शहर आ जाता है और वह पिताजी को अपने सरकारी आवास में ठहरा है। पिताजी बहुत खुश होते हैं। पिताजी हर टाइम खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। मैं न अपने बेटे को संभाल पाया, न अपनी धर्मपत्नी को संभाल पाया। यह कहकर पिताजी बार बार खुद को कोस रहे थे। तब राजेश बोला कि पिताजी बस कीजिए, यह जरूरी नहीं है कि जिस चीज के पीछे हम भागे वह चीज हमें मिलती है। कभी कभी जिस चीज के पीछे हम नहीं भागते हैं, किस्मत से वह चीज चलकर हमारे पास आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कलेक्टर बनूंगा, लेकिन आज देखिए पिताजी की मैं नालायक बच्चा जो अपने माँ बाप की बात कभी नहीं मानता था, हमेशा अपने माता पिता की बातों का अपमान करता था, उनके सपनों का अपमान करता था। आज देखिए मैं कहां पर हूं पिताजी। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैंने आपको पा लिया है, अब मैंने सब कुछ पा लिया है। यह कहकर राजेश फिर से अपने पिताजी को गले लगा लेता है। फिर इस तरह राजेश के पिताजी राजेश के साथ रहने लगते हैं और राजेश ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने लगता है। कुछ समय बाद राजेश के पिता एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर राजेश की शादी करा देते हैं और तीनों लोग हंसी खुशी कहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।